फ्रेंड जरा सोचिए, आप अपने परिवार को लेकर कहीं घूमने के लिए गए हो और जब वापस आओ तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगे तो क्या होगा। और आप लोगों को चीख चिल्लाकर ये कहो कि हमारे साथ रास्ते में भूतिया घटना हुई थी, क्या कोई आप पर विश्वास करेगा। एक ऐसा ही परिवार सोनिया और रवि जब घूमने के लिए घर से बाहर गए और वापसी में जब घर पर आए, कोई उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं। मैं पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास मेरठ से। मेरठ का एक नया नवेला जोड़ा सोनिया और रवि, इनकी सन 2016 में मैरिज होती है। मैरिज के बाद आपको भी पता होगा कि काफ़ी लोग टूर बनाते हैं कि भाई चलो कहीं नई जगह घूम कर आएंगे पति पत्नी। और जो सोनिया होती है ये देहरादून की रहने वाली होती है, और जो रवि का होम टाउन होता है वो मेरठ का होता है। ये मंसूरी का अपना टूर बनाते हैं। इनके माइंड में ये आता है कि चलो भाई 2-3 दिन मंसूरी घूम लेंगे और उसके बाद 2-1 दिन मैं सोनिया को उसके घर छोड़ के चला आऊँगा, उसके बाद वहाँ से ले आऊँगा। अब ये जाते हैं, मेरठ से निकलते हैं मंसूरी के लिए, और बहुत अच्छा इनका सफ़र कटता है। मंसूरी ये जहाँ 2 दिन रुकने थे, लगभग 3 दिन वहाँ पर रुकते हैं, एंजॉय करते हैं। और साथ में जो सोनिया का भाई होता है अमित, वो भी साथ चला जाता है। रवि अपने ससुराल पहुंचता है, यानी कि सोनिया के घर में। तो होता क्या है, यहाँ पर रवि के पिताजी का फोन आता है दोपहर के समय। बोले बेटा, जो अपना ट्रक जयपुर गया था, राजस्थान गया था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है। अगर हो सके तो बेटा थोड़ा तू जल्दी निकला, क्योंकि वहाँ पर ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो यहाँ पर रवि ये बोला बोला पिताजी कोई बात नहीं, मैं अभी दोपहर का खाना वगैरह खा के मैं यहाँ से जल्द निकलता हूँ। बाकी रही बात सोनिया की, तो सोनिया अपना आती रहेगी। अब ये रवि जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करता है तो यहाँ पर इसकी कार स्टार्ट नहीं होती, और काफ़ी ज़्यादा सिर खपाई करता है, लेकिन यहाँ पर कार स्टार्ट नहीं होती। जो रवि का साला होता है वो ये कहता है, जीजा जी मुझे भी किसी काम से मेरठ जाना है, मुझे अपने स्पोर्ट्स का सामान लेना है। ऐसा करो कि हम दोनों जने अपनी बाइक से चलते हैं, वापसी में मैं अपनी बाइक ले लूँगा, और रही बात आपकी कार की, यहाँ पर एजेंसी में दे देते हैं। जब आप दीदी को 3 दिन 4 दिन बाद लेने आओगे तो अपनी कार भी ले जाना। बात समझ में आती है रवि की, और ये लोग लगभग शाम के 4 बजे निकल जाते हैं मेरठ के लिए। और जैसे ही शाम होती है तो यहाँ पर अमित ये कहता है, जीजा जी काफ़ी लंबा सफ़र है यार, कहीं रास्ते में गाड़ी बाइक वगैरह रोको, मुझे भूख भी लग रही है। रास्ता भी जो था मेरठ और देहरादून का, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी इस पे काम चल रहा था, कहीं टूटा है कहीं फूटा है, इस टाइप का इनको रास्ता मिल रहा था। और ये अपनी नॉर्मल स्पीड में बाइक चलाते हुए जा रहे थे। यहाँ पर रवि ये कहता है, चल भाई ठीक है, कोई ढाबा वगैरह मैं देखता हूँ, तो वहीं पर ही रोकेंगे। अब इनको चलते चलते लगभग रात के 9:30 बज गए थे, और एक ढाबा इनको मिला एकांत में। और वहाँ पर जब इन्होंने गाड़ी रोकी तो यहाँ पर खाना वगैरह खाया, तो वो ढाबे वाला इनसे ये बोला बोला बेटा कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर अमित ये कहता है कि अंकल जी हम मेरठ जा रहे हैं। तो वो ढाबे वाला ये कहता है, बोले बेटा आगे रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, टूटा है फूटा है, और थोड़ा सा बारिश का भी मौसम हो रहा है। ऐसा करो तुम आज की रात यहाँ रुक जाओ और सुबह के समय निकल जाना। अब यहाँ पे रवि के दिमाग में ये आ रही थी कि भाई इसके ढाबे पे रुकेंगे, इसका कमरा बुक होगा, 2 पैसे ये भी कमाएगा। तो ये इस तरीके के इनके माइंड में सवाल थे दोनों जीजा साले के। बोले अंकल जी आपने हमें ये बात कही कि चलो सही है, लेकिन हम रुक नहीं सकते, हमारे आगे मजबूरी है। तो ढाबे वाला फिर कहता है, बोले बेटा अगर तुम जाओ तो सीधे सीधे रास्ते से जाना, कोई शॉर्टकट मत मारना, क्योंकि काफ़ी लोग शॉर्टकट मारते हैं और उसके बाद कोई ना कोई उनके साथ समस्या हो जाती है, तुम शॉर्टकट मत मारना। तो यहाँ पर अमित ये एक बार को सोचता है कि यार जीजा जी ये ढाबे वाला कह रहा है तो यार कोई तो इसकी बात का वजन होगा, क्या हम यहाँ पर रात को रुक जाएं, सुबह सुबह यहाँ से 4-5 बजे निकल जाएंगे। यहाँ पर रवि ये कहता है, क्या तू पागल हो रहा है, जब तुझे मैंने बताया है कि ऐसी ऐसी समस्या आन खड़ी हुई है, हमको यहाँ पर निकलना बड़ी ज़रूरी है। अब जैसे ही ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, अमित ये कहता है, जीजा जी लाओ बाइक मैं चलाता हूँ, आपने काफ़ी देर तक बाइक चलाई। इनको वहाँ से निकलते निकालते लगभग रात के 10:30-11 बज जाते हैं।
और जैसे ही इनकी बाइक जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था रोड पे, कोई ऐसा नहीं है कि सुनसान रोड थी। तो इनके माइंड में ये आ रहा था कि वो साला ढाबे वाला पागल है, वो सोच रहा था कि चलो मेरा कमरा चढ़ेगा, 4 पैसे मेरे बनेंगे। लेकिन जैसे ही 5-7 किलोमीटर ये आगे बढ़ते हैं, जो ट्रैफिक की भीड़ थी, अब यहाँ पर ट्रैफिक छंटना शुरू हो गया। बस कुछ एक ट्रक निकल रहे थे, वो भी ओवरलोड ट्रक थे भाई, एकदम से गोली की तरह स्पीड में ट्रक निकल रहे थे। अगर आप ये समझ लो कि वहाँ पर कोई समस्या हो जाए तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और जैसे 2-4 किलोमीटर आगे पड़े और कच्चा पक्का रास्ता आया, सड़क काफ़ी ज़्यादा खराब थी और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा बारिश का मौसम। यहाँ पर रवि ये सोचे कि हे भगवान, बारिश मत करना, जैसे तैसे बस हमें घर पहुँचा दे। और मुश्किल से 5 किलोमीटर फिर ये आगे बढ़े तो क्या इन्होंने देखा कि कोने पे एक लड़की खड़ी हुई है, लाल से कपड़े पहनकर, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर रवि की उस पर नज़र पड़ी तो रवि ये कहता है अमित से कि यार लग रहा है कोई गांव में प्रोग्राम है, ये लड़की देखो कितनी सुंदर यहाँ पे खड़ी हुई है। अमित हंसता है और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जीजा साले वाला रिश्ता था। अब जैसे ही 2-3 किलोमीटर और क्रॉस करते हैं फ्रेंड्स, ये फिर से इन्हें वही लड़की खड़ी हुई दिखी, इस बार अमित को दिखी। और अमित अपने जीजा से कहता है कि जीजा जी देखो, जो पीछे लड़की हमने देखी थी वो हमसे आगे कैसे खड़ी हुई है। यहाँ पर रवि ये कहता है, बोले पगले वो आगे कैसे आ जाएगी, बाइक हम चला रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम इनका होगा भाई। उस गांव की लड़की वहाँ खड़ी हुई है, दूसरे गांव की लड़की यहाँ खड़ी हुई है, भाई सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, कोई वार त्यौहार होगा। और यहाँ पे हल्की हल्की अब रवि को नींद भी आने लग गई थी और अमित हल्के हल्के बाइक चला रहा था, कोई बहुत ज़्यादा तेज बाइक नहीं थी। ये मुश्किल से फिर लगभग 2 से 4 किलोमीटर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिर से वही लड़की इनको लाल जोड़े में खड़ी हुई दिखी और इस बार वो काफ़ी गंदी वाली हंसी हंस रही थी, इस तरीके से मतलब मुंह करके इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। अब यहाँ पर रवि के दिमाग में ये आया कि अमित लग रहा है ये और कोई नहीं, ये कोई मुझे चुड़ैल लग रही है, भूत लग रही है। ढाबे वाले ने सही कहा था कि भाई यहाँ पर रुक जा, और हमारी गलती थी कि हम वहाँ नहीं रुके। और इधर बिजली भी चमक रही थी कि ऐसे लग रहा था कि बस अभी बारिश आई। अब ये जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, सड़क भी नॉर्मल हो गई, अच्छी सड़क आ गई। और जैसे 5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं तो फिर से वही लड़की इनको बराबर में खड़ी हुई दिखी। और यहाँ पर रवि ये बोला कि भाई अमित, गाड़ी का एक्सीलेटर खींच दे, बिल्कुल रोकना मत, मुझे वही लड़की खड़ी हुई दिखी है, अगर वो बीच में आ जाए तो तू बाइक रोकियो मत, तू सीधा ठोक दियो और सीधा निकल जाइयो, ये और कोई नहीं, मुझे चुड़ैल लग रही है। जैसे ही बाइक उसके करीब आती है, वो लड़की उनकी बाइक के आगे कूदती है और एकदम से इनकी ब्रेक लगती है, वहीं पर ही पैर फिसलता है और ये दोनों के दोनों गिर जाते हैं। अब ये जैसे ही गिरे फ्रेंड्स, वहां पर बेहोश हो जाते हैं और मुश्किल से 5-10 मिनट के बाद कोई वहां से ट्रक वाला गुजर रहा था। अब वो ट्रक रोकता है, इन पर पानी मारता है, इनके मुंह में छींटे मारता है और ये कहता है कि बच्चों क्या हो गया तुम्हें, कैसे यहाँ पर गिरे पड़े हो। तो यहाँ पर रवि और अमित ये कहते हैं कि अंकल हमारी बाइक फिसल गई इस कारण। बोले चिंता मत करो, ये मेरठ का एरिया आ गया है और थोड़ा सा आगे एक हॉस्पिटल है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। क्योंकि जो अमित रवि था, इनकी एल्बो वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा छिल गई थी। अब ये जैसे ही उसने, जो ट्रक वाले ने इनकी बाइक वगैरह अपने ट्रक में रखी और इनको आगे बैठाला और मुश्किल से 5-10 मिनट के बाद वो एक हॉस्पिटल के किनारे इनको खड़ा कर देता है कि बच्चों ये हॉस्पिटल है, यहाँ से तुम चाहो तो दवाई ले लो, अगर तुम कहो तो मैं यहाँ पर रुकूं। अब यहाँ पर रवि ये कहता है भाई साहब कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद करी, हमको यहाँ तक पहुँचाया, इतना आपके लिए काफ़ी है, बाकी हम अपना देख लेंगे। ट्रक वाला अपना निकल जाता है और ये लोगों के दिमाग में ये आता है कि चलो कुछ नहीं तो यार जो ये छिला हुआ है इस पर थोड़ा बहुत मरहम पट्टी करवा लें, फिर आगे चलते हैं।
ये जैसे ही अंदर हॉस्पिटल के घुसते हैं तो फ्रेंड्स ये क्या देखते हैं कि हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बदहाल हाल हो रहे हैं, उसके चारों तरफ जाला लगा हुआ है, अंदर कोई भी नहीं है। अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़े और रिसेप्शन एरिया में जाकर देखते हैं। रिसेप्शन एरिया मैं आपको बता दूं, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, बाहर एक लड़की बैठी हुई होती है पर्चा वगैरह बनवाने के लिए, उस एरिया में। तो यहाँ पर अमित कहता है जीजा जी यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा, लग रहा है ये हॉस्पिटल बंद हो चुका है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। अब ये जैसे ही वहां से वापस आने को होते हैं तो एक लड़की की आवाज आती है कि कहाँ जा रहे हो, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी, तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी है। अब इतनी आवाज आती है तो यहाँ पर अमित फिर से चौंकता है, बोले जीजा जी ये हमको कहाँ से आवाज आई, ये हमको देख कहाँ से रहे हैं। तो यहाँ पर रवि ये बोला बेटे क्या पता सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हो, रात के 12 साढ़े 12 बजे का समय है, क्या पता मरीज कम आते हो इनके यहाँ, अभी अंदर कहीं बैठे हो, और क्योंकि थोड़ा सर्दी का भी समय है, चलो कोई बात नहीं। और बाकी रही बात, चल तू थोड़ा अमित देख कर आ बेटा अंदर कौन है क्या है। रवि वहीं पर खड़ा रहता है और अमित जैसे ही थोड़ा सा अंदर को जाता है, और ये जो आवाज़ थी फ्रेंड्स हल्की हल्की अब इनको हंसी की भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ी वियर्ड सी हंसी में हंस रहा हो, हे इस तरीके से कर कर अमित जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ठीक सामने बाथरूम होता है और उसका दरवाजा खुला हुआ होता है, और उस दरवाजे के आगे अमित जाकर रुक जाता है और एकदम से इस तरीके से आंखों से देख रहा था जैसे कोई स्टैचू बन जाता है, बिल्कुल होल्ड हो गया, कोई उसको सुनाई नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। इधर रवि पीछे से उसको आवाज मारे अमित अमित अमित, लेकिन अमित की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अब जैसे ही रवि ने ये सोचा यार चलो मैं आगे बढ़कर देखता हूं कि आखिरकार क्या मसला है, ये तो वहां जाके मूर्ति बन गया है, मेरी आवाज इसको सुनाई नहीं दे रही। यहां पर रवि भी थोड़ा हल्के हल्के कदमों से आगे को बढ़ा और उसी बाथरूम के सामने जब रवि ने देखा तो रवि देखकर बेहोश हो गया। वहां पर क्या था फ्रेंड्स, इनको अपने आप को अंदर खड़ा हुआ देखा, अमित को और रवि को, और साथ में वही लाल कपड़े में जो औरत थी, इस बार उसके कपड़े बदले हुए थे और जो इनके शरीर थे वो उधड़े हुए थे और काफी ज्यादा इनके शरीर से ब्लड आ रहा था। और ये पहले तो अमित देखकर बेहोश हो गया और फिर रवि भी देखकर यहां पर बेहोश हो गया। अब जैसे ही घंटा आधा बीतता है तो इनके मुंह में पानी के छींटे आते हैं, और जब इनको होश आती है तो क्या होता है, ये उसी जगह पर गिरे पड़े हैं रोड पर जहां पर इनकी बाइक स्लिप हुई थी और बारिश की बूंदें इनके चेहरे पर पड़ी। और ये दोनों जने उठे और इन्होंने जय श्री राम हनुमान जी की चालीसा पढ़ी, जय हनुमान करते हुए बाइक उठाई और बाइक अपनी स्टार्ट करी, सीधा घर पहुंचे। जो रवि को बाया मेरठ होके जयपुर जाना था, रवि वो भी कैंसिल कर देता है। और पूरी रात ये समझ लो फ्रेंड्स इन्होंने कुछ नहीं, कभी हनुमान कवच पढ़ रहे हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये जीजा साला अपना पाठ करते जा रहे हैं। अब जैसे सुबह होती है तो यहाँ पर रवि के पिताजी आते हैं उसके कमरे में, बोले बेटा क्या हो गया, तुम्हें तो वहाँ पर निकलना था भाई, क्या मसला हो गया। इन्होंने सारी बातें बताई तो एक बार को इसके पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा भौचक्के रह गए कि भाई इस तरीके से भी होता है। और जब इन्होंने ये बातें अपने यार दोस्तों को बताई तो यहाँ पर इनकी मजाक बनने लगी, बोले भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब सोनिया को पता चला कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट इनके साथ हुआ है, सोनिया सुबह ही बस पर बैठी और सीधा मेरठ आ गई। और ये अब भी समझ लो फ्रेंड्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। और मेरे को स्टोरी किसी और ने नहीं फ्रेंड्स, ये अमित ने भेजी है। और अमित ने ये कहा था भैया हमको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दी थी वो औरत उस बाथरूम में जब हम खड़े थे, और हमारे शरीर ऐसे थे जैसे उधड़े हुए, जैसे चील कौवे खाकर छोड़ दें, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारी मृत्यु हो गई हो।
और बाकी इनके साथ पूरा इंसिडेंट हुआ था सन 2016 में। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।